नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्लाइड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हमने पहले भी बात की कि यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है वो मोस्टली फ़िल्टर करता है लार्जर प्रोटीन्स को और आरबीसीज को। बेसिकली कौन सा फोर्स है, क्या चीज़ है जो कि इसको कंट्रोल किए रखता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपिलरी प्रेशर है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। स्टार्ट में हमारे पास जो फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो +55 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, मैक्सिमम है। ठीक है, जैसे जैसे ये इनवर्ड मूव करता है तो हमारे पास इस प्रेशर में जो है वो चेंज आना शुरू हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो डिपेंड करता है सम फैक्टर्स के ऊपर। एक तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मींस कितना इनटेक ऑफ वाटर है, कितनी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, उसके अकॉर्डिंग जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट है, जो प्रेशर है वो चेंज होता रहता है। इसके साथ साथ जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, इंटरनल जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी हमारे पास वेरी करता रहता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। देन हाइड्रोलिक परमिएबिलिटी। हाइड्रोलिक परमिएबिलिटी हमारे पास जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है बेसिकली, तो कुछ रीजन उसके ऐसे हैं जो कि बहुत हाईली परमिएबल टू वाटर हैं और कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो बहुत लीस्ट परमिएबल टू वाटर हैं। जैसे अगर हम बात करें डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, ठीक है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हमारे पास हाईली परमिएबल टू वाटर है, लेकिन जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो हमारे पास बहुत लीस्ट परमिएबल टू वाटर है। तो इसके ऊपर भी हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है। नेट प्रेशर हमारे पास जो है वो तकरीबन +10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहता है जब किसी तरह की कोई फिल्ट्रेशन नहीं हो रही होती है। परमिएबिलिटी हमारे पास वेरी हाई होती है, कहाँ पे? कैपिलरीज और फिल्ट्रेशन स्लिट्स इन ग्लोमेरुलस। यहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेशन जो परमिएबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और मैक्सिमम फिल्ट्रेशन जो है वो यहाँ पे अकर करती है। नाउ रेगुलेशन कैसे होती है, कैसे फिल्ट्रेशन रेगुलेट होता है, कैसे कंट्रोल होता है, कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। बेसिकली जो गोल है उसका वो क्या है कि इट हैज़ टू मेंटेन द कांस्टेंट फिल्ट्रेशन अंडर वेरिएशंस इन द आर्टीरियल प्रेशर। कि अगर ब्लड प्रेशर में या आर्टीरियल प्रेशर में चेंजेस आ भी रहे हैं तो उसको अगर बहुत हाई चेंज आ रहा है, हाई यूरिनेशन की ज़रूरत पड़ी है तो उसको लो की तरफ स्टिमुलेट करना, और अगर लो है तो उसको हाई की तरफ स्टिमुलेट करना ताकि हमारे पास इंटरनल जो फिल्ट्रेशन रेट है वो एक बैलेंस्ड फॉर्म में जो है वो मेंटेन रहे। मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन। मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन एक ये पहला रेगुलेशन फैक्टर है। ठीक है, मायोजेनिक का क्या मतलब है? मायोजेनिक में हमारे पास बेसिकली एक इसको हम कह सकते हैं लाइक ऑटोनॉमिक सिस्टम, इनवॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं जो अंडर कार्डियक मसल्स के कंट्रोल हैं, क्योंकि हम आर्टीरियल प्रेशर और बेसिकली फिल्ट्रेशन सारे का सारा डिपेंड इस पे करता है कि हार्ट जो है वो कितना ब्लड जो है वो पंप आउट करिए। जितना ज़्यादा ब्लड जो है वो पंप आउट करेगी उतना ही उसकी फिल्ट्रेशन जो है वो मैक्सिमम होगी। तो मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो हार्ट बीट है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती है, कार्डियक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई न्यूरल स्टिमुलाई या नर्वस सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता है। So rise in blood pressure causes first stretch then contraction of afferent arteriole। कि स्टिमुलस इसको कहाँ से मिलता है? जैसे ही ब्लड प्रेशर में राइज आता है तो ये उसका फर्स्ट स्ट्रेच या फर्स्ट स्टिमुलस है जिसकी बेस में हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, स्टिमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर आ जाता है ऑस्मोटिक ऑटो रेगुलेशन का। ऑस्मोटिक ऑटो रेगुलेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी है, जो वाटर की अवेलेबिलिटी है, वो बेसिकली क्या रोल प्ले करे। ठीक है, मैक्यूला डेंसा रीजन यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, डिस्टल टिब्यूल के इंटरनल रीजन है। तो यहाँ पे कुछ सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं ऑस्मोलैरिटी के लिए, ठीक है, और जो कि कंट्रोल करते हैं फ़्लो को टुवर्ड्स द डिस्टल टिब्यूल। तो अगर इंक्रीज़ फिल्ट्रेशन चाहिए तो फ़्लो जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और अगर डिक्रीज़ चाहिए तो ये फ़्लो को जो है वो डिक्रीज़ करेगा ताकि लीस्ट वेस्टेज या लीस्ट एक्सक्रीशन ऑफ आयंस, वेस्टेज ऑफ आयंस फ्रॉम द बॉडी हो सके।
तो मैक्यूला डेंसा बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑस्मोलरिटी रिसेप्टर्स मौजूद हैं, सेंसरी सेल्स मौजूद हैं, जिसकी बेस पे, क्योंकि सेंसरी सेल्स क्या करें, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, सेंस करते हैं कि आया कितने अमाउंट में वाटर है, कितना अमाउंट में जो है वो ब्लड रिलीज़ हुआ है, कितनी फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके फ़्लो को जो है वो टुवर्ड्स द एफरेंट आर्टीरियल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ग्रेन्युलर सेल्स कंट्रोल स्मूथ मसल्स बाय रिलीजिंग रेनिन। इसके अलावा जो रेनिन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को एक्टिवेट करने में। सेंट्रल रेगुलेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास नर्वस सिस्टम यहाँ पे कहाँ पे इन्वॉल्व है। सिंपैथेटिक इनर्वेशन ऑफ एफरेंट आर्टीरियल। सिंपैथेटिक का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास जो फाइट और फ्लाइट में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कि जो इंक्रीज्ड कोई एक्टिविटी बहुत हाई हो रही है तो उसको लो डाउन करना ताकि वो नॉर्मलाइज हो सके। मतलब अगर कोई चीज़ हाई लेवल पे हो रही है तो उसको बैलेंस की तरफ लेके आना, और अगर लो पे होती है तो वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक इन्वॉल्व होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, ऑटोनॉमिक होता है सारा। और ये रिस्पॉन्ड कब करता है, रिस्पॉन्ड ये करता है ब्लड लॉस को, कंस्ट्रिक्शन एंड हाइपरटेंशन डायलेशन, मतलब डायलेशन कंस्ट्रिक्शन दोनों को ये कंट्रोल करता है। और स्टिमुलेशन इसकी जो आती है वो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन ऑफ वेजल्स से आती है। इट ऑल्सो कॉजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ ग्लोमेरुलस टू फर्दर रिड्यूस फिल्ट्रेशन। इसके अलावा हमारे पास जो, क्योंकि सिंपैथेटिक हो रहा है, मैंने आपसे कहा जब भी एक्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है, एक न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत हाई अमाउंट में अवेलेबल हैं, तो फिल्ट्रेशन को रिड्यूस क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास वो जो नेसेसरी आयंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको लीस्ट फिल्टर करके जो एक्स्ट्रा वाले हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है इन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और जब बहुत कम अवेलेबल होते हैं आयंस तो फिर क्या किया जाता है कि बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन की जाती है, ताकि अगर कोई एक दो आयंस भी उसमें से उनके लॉस्ट होने का चांस होता है तो उसको भी फ़िल्टर आउट करके वो रिमूव ना हो सकें। पावरफुल मैकेनिज्म कैन ओवरराइड ऑटो रेगुलेशन। पावरफुल मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि जो ऑटो रेगुलेशन है ये नॉर्मल पर्सन में जो है वो अकर कर सकती है, लेकिन अगर कंडीशंस डिजीज़ की तरफ चली जाती हैं या कोई और पावरफुल मैकेनिज़्म आ जाता है जो कि अंडर कंट्रोल नहीं रहता ये मायोजेनिक के और सेंट्रल रेगुलेशन के, तो फिर ये रेगुलेशन जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में होता है तो उनमें हमारे पास ये जो ऑटो रेगुलेशन है ये कंट्रोल नहीं रहती है, ये चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है, ठीक है। हमारे पास कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो कि इस प्रोसेस को या जो रीनल फिजियोलॉजी है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एंजाइम, हमने रेनिन की बात की कि रेनिन हमारे पास ग्रेन्युलर सेल्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। जुक्सटाग्लोमेरुलर अपरेटस इसको कहते हैं, यहाँ पे ये मौजूद है। JGA का मतलब क्या है, जुक्सटाग्लोमेरुलर अपरेटस। और इसका जो ग्लोमेरुलर जो ग्रेन्युलर सेल्स हैं वो रेनिन रिलीज़ करेंगे। क्या करता है जब रेनिन रिलीज़ होता है, रिड्यूस करता है रीनल ब्लड प्रेशर को, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस करता है सोल्यूट की डिलीवरी टू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। रेनिन जब रिलीज़ होता है तो एंजियोटेंसिनोजन जो कि लिवर से रिलीज़ होता है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में, रेनिन उसको क्या करता है, एक्टिव एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। और एंजियोटेंसिन 1 कहाँ से रिलीज़ होता है, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द किडनीज़, ठीक है। और इसके रिलीज़ करने के लिए स्टिमुलस कहाँ से आता है, राइज इन रेनिन। एंजियोटेंसिनोजन लिवर से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद रहेगा। उस वक्त तक वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक वो रेनिन रिलीज़ ना हो जाए। जब रेनिन रिलीज़ होता है तो हमारे पास जो एंजियोटेंसिन 1 है, किडनीज़ उसको जो है वो एक्टिवेट करना, रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 हमारे पास जब एंजियोटेंसिन 1 की क्लीवेज होती है बाय ACE क्या है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ठीक है। ACE क्या करता है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 2, अब रोल इसका क्या है एंजियोटेंसिन 2 का, बेसिकली
कि ये हमारे पास जब लो लेवल होता है, ठीक है, जब हमारे पास लो लेवल है तो उस वक़्त मतलब इतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये क्या करता है, एफरेंट आर्टीरियोल को क्लोज कर देता है। एफरेंट हमारे पास जहाँ से एग्जिट होता है ब्लड, जहाँ से फिल्ट्रेट एग्जिट हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो है वो क्लोज कर देता है, कंस्ट्रिक्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आइंस की अवेलेबिलिटी है, जो इनटेक ऑफ वाटर एंड आइंस है, वो इतना स्लो है, इतना कम है कि बार बार उसी फ्लूइड को फिल्टर किया जाता है ताकि उसमें से मतलब एक दो आइंस भी जो है वो भी फ़िल्टर आउट हो जाए। तो जब भी हमारे पास लेवल लो होगा इनटेक का, उस वक्त एंजियोटेंसिन 2 जो है वो रिलीज़ होगा और क्या करेगा, एफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, क्लोज कर देता है, जिसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का रेट है वो बहुत हाई हो जाता है और मैक्सिमम फिल्ट्रेशन ये करता है। जब हायर लेवल होता है, हायर लेवल क्या मतलब है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, तो उस टाइम पे बोथ एफरेंट एंड एफरेंट आर्टीरियोल्स रिड्यूसेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दोनों को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। दोनों की कंस्ट्रिक्शन से क्या होता है कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो लीस्ट होती है, कम से कम होती है, क्योंकि बॉडी के को जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो यूरिनेशन के साथ जो है वो रिलीज़ होता जाता है। ये मिनिमल जो है वो एब्जॉर्प्शन या मिनिमल फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। इंक्रीज करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल को, क्योंकि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हमारे पास परमिएबल टू आइंस भी है, परमिएबल टू वाटर भी है, और वाटर के लिए ये हाईली परमिएबल है। रिलीज़ करता है एल्डोस्टीरोन को। एल्डोस्टीरोन कहाँ से रिलीज़ होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से। एड्रीनल कॉर्टेक्स से जब एल्डोस्टीरोन रिलीज़ होता है तो एल्डोस्टीरोन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को। So release of aldosterone and from the adrenal cortex and vasopressin from the pituitary gland, which increase reabsorption of sodium and water in the distal convoluted tubule. ठीक है. Now the next slide is showing proximal tube reabsorption. Distal convoluted tubule की तो हमने बात कर ली कि वहाँ पे क्या चीज़ें जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रही हैं और किस चीज़ के लिए वो परमिएबल है. इट इज़ मैक्सिमली परमिएबल टू वाटर एंड आइंस. अगर हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में भी हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन होती है. रीएब्जॉर्प्शन में क्या प्रोसेस है कि बेसिकली ये जो ट्यूब्यूल है यहाँ पे 70% ऑफ सॉल्ट्स जो हैं वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं. ठीक है, 70% जो हैं वो उसके रीएब्जॉर्ब होंगे. और दूसरा यहाँ पे एक्टिव पंपिंग मैकेनिज़्म होगा from the sodium for the sodium and potassium by sodium and potassium pumps. और water and chlorine के जो आइंस हैं वो पैसिवली जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं. ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स फॉलो इन को ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि दोनों जो है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फ्रॉम द ट्यूब्यूलर ल्यूमेन इनसाइड द ब्लड वेजल्स. ठीक है, इनसाइड द प्रॉक्सिमल ट्यूब और अदर सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे पास उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाती है. जैसे जैसे हमारे पास फ्लूइड जो है वो डाउनवर्ड टुवर्ड्स द लूप ऑफ हेनले मूव करता है, वैसे वैसे हमारे पास क्या होता जाता है, सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितने भी वाटर और एसेंशियल आइंस हैं वो वहाँ से रीएब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं. लूप ऑफ हेनले पे हमारे पास 75% ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो रीएब्जॉर्ब हो चुका होता है. रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि फिल्ट्रेट जब ग्लोमेरुलस में से गुजरा वहाँ पे उसने एसेंशियल आरबीसीज और लार्जर प्रोटीन्स की फिल्ट्रेशन तो कर ली, लेकिन उसका जो पोर साइज़ है वो इतना लार्ज है कि वो जो बाकी एसेंशियल आइंस हैं उनकी फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता, उनको जो है वो रिमूव नहीं कर सकता फ्रॉम द फ्लूइड. तो फिर उसके लिए हमारे पास जो ट्यूब्स हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, यहाँ से फ्लूइड पास करता है ताकि मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन हो सके उन आइंस की जो कि ग्लोमेरुलस फ़िल्टर आउट नहीं कर सका, जो कि एसेंशियल आइंस थे, बॉडी को रिक्वायर्ड थे, बॉडी को वापस करने थे, लेकिन ग्लोमेरुलस वाज नॉट एबल टू फिल्टर आउट देम. फिर उसके लिए ये गुजरता है प्रॉक्सिमल ट्यूब से. उसका पोर साइज़ जो है वो इतना स्मॉल होता है कि वो उन एसेंशियल आइंस को तकरीबन 75% जो है वो रीएब्जॉर्ब कर लेता है और उसको
इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस कर देता है, ब्लड को वापस करके बॉडी में जो है वो इंट्रोड्यूस करा देता है। आइसोऑस्मोटिक होता है विद द सेल्स, जो लूप ऑफ हेनले का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो तकरीबन आइसोऑस्मोटिक होता है विद ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट्स, कैल्शियम आइंस और जितने भी नेसेसरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर लूप ऑफ हेनले काम करना छोड़ दे, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास जितने भी एसेंशियल आइंस हैं लाइक फॉस्फेट्स, कैल्शियम एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स वो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे और बॉडी में जो है वो इनकी डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉक्सिमल ट्यूब इन्वॉल्व है रीएब्जॉर्प्शन में, लेकिन ये एक और काम क्या कर रहा है कि इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्रीशन भी कर रहा है किस चीज़ की, कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी अननेसेसरी आइंस होते हैं, ठीक है, सपोज कोई ड्रग वगैरह ले रहा है या कोई अननेसेसरी आइंस मौजूद है, उसको सिक्रीट आउट करना ताकि वो रीनल जो यूरिनेशन का प्रोसेस है उसके साथ बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। यहाँ पे ऑर्गेनिक एनाइंस मौजूद होते हैं, ठीक है, जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्रिएट करते हैं सोडियम ग्रेडियंट फॉर एक्सचेंजर का मतलब क्या है कि अगर सोडियम आयन है और दूसरे अगर हमारे पास एनाइंस मौजूद हैं तो उनके साथ ये ऑपोजिट चार्ज होते हैं हमेशा। ये मतलब बेसिकली इंटरनल साइड पे फिजियोलॉजी में हमने देखा कि बेसिकली सारा काम जो है वो चार्ज बेस्ड होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के ऊपर सारे का सारा डिपेंड कर रहा होता है। तो सोडियम आइंस और एनाइंस दोनों के ऊपर +1+1 अगर चार्ज होता है, तो अगर सोडियम आइंस बाहर मूव कर जाता है उसकी जगह कोई भी दूसरा पॉजिटिव आयन जो है वो अंदर मूव करता है, तो चार्ज जो है वो मेंटेन रहेगा, हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन रहता है और उसमें कोई भी इन्फ्लक्स जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली अगर सोडियम आयन नहीं है उसकी जगह कोई भी दूसरा आयन आके मौजूद होता है, बेसिकली पर्पस क्या है कि चार्ज को जो है वो मेंटेन रखना है ताकि जो प्रोसेस हो रहा है वो स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर वो बॉडी में होता रहे। नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स फॉर मैनी ऑर्गेनिक आयंस बोथ एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस, ये हमारे पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल साइड पे कि इतने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये मैकेनिज्म्स भी इन्वॉल्व होते हैं फॉर इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब सिक्रीशन। ड्रग्स कैन ऑल्टर ट्रांसपोर्ट थ्रू कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। क्या मतलब है इसका कि हमारे पास जो ड्रग्स होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट को ऑल्टर कर देते हैं कि कुछ ऐसे अननेसेसरी और पावरफुल आयंस आ जाते हैं कि जो नेसेसरी आयंस को रिप्लेस कर देते हैं। अब अगर सपोज़ एक ऑर्गेनिक आयन मौजूद है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ हार्मफुल, और अगर वो बॉडी में इंट्रोड्यूस होगा तो वो कोई ना कोई हार्म पहुंचाएगा, लेकिन वो क्या कर देता है, वो पावरफुल है और वो सोडियम आयन को रिप्लेस करके सोडियम आयन की जगह वो खुद इंटरनल साइड पे मूव कर जाता है, तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। अब वो क्यों सोडियम को उसने रिप्लेस किया, बिकॉज दैट वाज मोर पावरफुल देन सोडियम आयन, और सोडियम को उसने रिप्लेस करके उसकी जगह खुद जो है वो मूव कर गया। वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था या एक्टिवली वो मूव कर रहा था, वट एवर एक्टिव और पैसिव मूवमेंट, लेकिन वो उसको रिप्लेस करके खुद उसकी जगह जो है वो मूव कर जाएगा। इससे क्या होगा कि नेसेसरी आयंस की जगह अननेसेसरी आयंस जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और बजाय इसके कि वो बॉडी को हेल्प आउट करें, वो बॉडी को हार्मफुल एस्पेक्ट्स में जो है वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। Co-administration of secreted ions with a drug can slow secretion of the drug because they can compete with the drug. Co-administration का क्या मतलब है कि जब दोनों आयंस जो हैं वो एट अ टाइम इंट्रोड्यूस हो जाते हैं इनसाइड द एट द टाइम ऑफ सिक्रीशन, तो उससे क्या हो जाता है कि उस टाइम पे फिर ड्रग का रिमूवल जो है बॉडी से रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो compete कर रहे होते हैं और हमेशा इंट्रोड्यूस वही वाला होगा जो पावरफुल होगा, जिसको ज़्यादा चांसेस अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमल कंसनट्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था और असेंडिंग लिम्ब थी, वहाँ पे हमारे पास रीएब्जॉर्प्शन जो है वो हो चुकी होती है मैक्सिमम, क्योंकि वो परमिएबल टू वाटर है, तो वाटर अलॉन्ग विद द नेसेसरी आयंस वहाँ से फिल्टर आउट हो चुका होता है। तो जब वाटर एक फिल्ट्रेट में से निकल जाता है तो इट मीन्स कि उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करिए। अगर ऊपर आप देख लें तो 300 कंसनट्रेशन है, फिर 400 है, फिर 600 है, 1000 है, और जो यू शेप लूप में आता है तो वो 1200। इट मीन्स कि यहाँ पे कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो बिल्कुल कम है।
डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले या जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे हमारे पास एक्वापोरेंस मौजूद होते हैं। एक्वापोरेंस क्या हैं कि एक्वापोरेंस हमारे पास अलाउ करते हैं वाटर को टू पास फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि वाटर इज़ रिक्वायर्ड इन द बॉडी, उसको मैक्सिमली रीअब्जॉर्ब किया जाए ताकि वो बॉडी का अवेलेबल रहे, बजाय इसके कि वो यूरिनेशन के प्रोसेस से वेस्ट आउट हो जाए। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है दैट इज़ इम्पर्मिएबल टू वाटर और वेरी स्लाइटली परमिएबल टू वाटर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप फिगर में देखें तो फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि दोबारा से इसका रेट जो है वो 800, 400 और 100 की तरफ जा रहा है। इट मीन्स कि इसका डाइल्यूशन रेट इंक्रीज़ कर रहा है। अब डाइल्यूशन रेट क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि उसमें से अब वाटर रिलीज़ नहीं हो रहा, बल्कि उसमें उस कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट में जितने भी आयंस नेसेसरी मौजूद थे वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में दोबारा से फ़िल्टर आउट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें वाटर का अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है या डाइल्यूशन इंक्रीज़ हो जाता है। जब वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था उस टाइम पे उससे वाटर रिलीज़ हो रहा था, तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही थी। लेकिन अब जब वो फ्लूइड अपवर्ड मूव करेगा तो उससे वाटर नहीं रिमूव होगा, बल्कि उससे आयंस रिमूव हो जाएंगे, वो दोबारा से डाइल्यूट हो जाएगा। जब डाउनवर्ड मूव करता है तो कंसंट्रेट होता जाता है, जब अपवर्ड मूव करता है दोबारा डाइल्यूट होता है। क्यों डाइल्यूट होता है? क्योंकि दोबारा जब वो अपवर्ड मूव करे तो उससे आयंस जो है वो मैक्सिमली रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। आयंस कौन से हैं? क्लोरीन आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं एंड सम कैल्शियम आयंस। Now what is the role of distal convoluted tubule? Distal convoluted tubule में बेसिकली कितना यूरिनेशन होगा, उसका जितना भी कंटेंट है और कितने अमाउंट ऑफ आयंस उसमें मौजूद हैं, जितने नेसेसरी आयंस हैं, इनटेक क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्टमेंट होगी यूरिन कंटेंट की। ये हमने पिछली स्लाइड में भी एक्सप्लेन किया कि जो यूरिन कंटेंट है वो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगी सोडियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट आयंस की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड अकर करती है, ठीक है, और वाटर फॉलोज द सॉल्ट। वाटर फॉलो द सॉल्ट का क्या मतलब है कि हमारे पास सॉल्ट की बेस पे, डिफ्यूजन ग्रेडियंट की बेस पे हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो चेंज होती रहती है। सिक्रीशन यहाँ पे किस चीज़ की होती है? हाइड्रोजन आयंस की, अमोनिया आयंस की और पोटेशियम की, और इसके अलावा जो है वो स्पेसिफिक पोटेशियम। Occur when elevated in the body, sodium potassium pump into tubular cells leak into tubules through channels. रेगुलेशन या फीडबैक। रेगुलेशन या फीडबैक हमारे पास क्या मतलब है कि कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, या फीडबैक मैकेनिज्म इसका पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इज़ क्लोज टू द ग्लोमेरुलस, सो रेगुलेशन बेस्ड ऑन ऑस्मोलैरिटी इन द ट्यूब। ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और वहाँ पे जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट है उसके बेस पे हमारे पास डिपेंड करता है कि आया यूरिनेशन का प्रोसेस जो है वो पॉजिटिवली रेगुलेट होगा या नेगेटिवली रेगुलेट होगा। पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशन का मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिवली रेगुलेट हो रहा है तो इट मीन्स कि यूरिनेशन का प्रोसेस जो है वो अकर करेगा, और अगर नेगेटिवली रेगुलेट हो रहा है तो इट मीन्स कि यूरिनेशन का प्रोसेस जो है वो अकर नहीं करेगा। कंसनट्रेट यूरिन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम है तो उसकी बेस पे क्या होता है कि कंसनट्रेटेड यूरिन का मतलब है कि लीस्ट यूरिनेशन होती है, और जितना भी अवेलेबल वाटर होता है वो बॉडी यूटिलाइज करती है, बजाय इसके कि वो यूरिनेशन के प्रोसेस के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट हो जाए। सॉल्ट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अंडर एंडोक्राइन कंट्रोल। सॉल्ट्स की जो कंट्रोल है या सॉल्ट की जो ट्रांसपोर्ट है वो एंडोक्राइन मैकेनिज्म्स, मतलब उसमें हमारे पास हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एल्डोस्टीरोन हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा कि एल्डोस्टीरोन जो है वो कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ हो रहा है, और वो क्या करता है, सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, और पोटेशियम आयंस की सिक्रीशन को भी इंक्रीज़ करेगा। द लास्ट वन इज़ द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट भी हमारे पास क्या करता है कि जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन है, अभी भी अगर असेंडिंग लिम्ब में से, डिसेंडिंग लिम्ब में से, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में से होने के बाद भी अगर कुछ नेसेसरी आयंस उसमें मौजूद हैं तो कलेक्टिंग डक्ट उसको फाइनल रीअब्जॉर्प्शन देता है, ताकि उसमें से कोई भी लीस्ट वेस्टेज ऑफ आयंस या लीस्ट वेस्टेज ऑफ वाटर जो है वो बॉडी से हो सके। इट इज़ वाटर परमिएबल, और इसकी परमिएबिलिटी कंट्रोल होती है एंटी डायरेटिक हार्मोन से। अगर हमारे पास
वाटर की अवेलेबिलिटी या जो एनिमल है या जो ह्यूमन बीइंग है वो वाटर बहुत ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो लीस्ट रिलीज होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डाइल्यूटेड यूरिन मतलब बार बार यूरिनेशन होती रहती है। और अगर हमारे पास जो है वो इनटेक ऑफ वाटर कम है तो तब हमारे पास एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है। वो क्या करता है कि लीस्ट यूरिनेशन का प्रोसेस कराता है और मैक्सिमल वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करेगा, ठीक है। और सिग्नल इसको कौन देता है? सिग्नल इसको साइक्लिक एएमपी जो है वो दे रहा होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस इज हाइपरटोनिक मोस्टली फ्रॉम सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है? जो भी हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है बिटवीन द ब्लड एंड द नेफ्रॉन सिस्टम, ठीक है, तो बेसिकली ये जितना भी रीएब्जॉर्प्शन करते हैं तो ये ट्रांसफ़र कर देते हैं टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो उस टाइम पे हमारे पास उसकी कंडीशन हाइपरटोनिक होती है, मतलब वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो लीस्ट होता है, जिसकी वजह से वाटर डिफ्यूजन ग्रेडियंट के थ्रू ट्यूब में से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मूव कर जाता है। और उसकी कंसंट्रेशन किस वजह से होती है? वहाँ पे यूरिया मौजूद होता है और सोडियम क्लोराइड मौजूद होता है। सिक्रीशन होती है पोटेशियम आयंस की, हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया की। रीएब्जॉर्प्शन होती है सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन की। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो कलेक्टिंग डक्ट है उसमें सोडियम आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एंटर होते हैं, क्योंकि सोडियम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द बॉडी। तो कोशिश होती है कलेक्टिंग डक्ट की कि लीस्ट सोडियम जो है वो वेस्ट आउट हो। इट इज़ रेगुलेटेड बाय द एल्डोस्टेरोन और इट डिटर्मिन्स वाटर मूवमेंट एंड यूरिन कंसनट्रेशन। ये डिसाइड करता है कि यूरिन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कितने नंबर ऑफ़ आयंस इसमें जाएंगे, कितने नंबर ऑफ़ आयंस नहीं जाएंगे, कितना वाटर कंटेंट जाएगा और कितना वाटर कंटेंट रीएब्जॉर्ब होगा। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिया एंड ऑफ द डक्ट वेरी परमिएबल टू यूरिया, सो इट इज़ रेगुलेटेड बाय एडीएच बाय इंक्रीज इन यूरिया ट्रांसपोर्टर। जितना भी यूरिया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मौजूद होता है वो यहाँ पे मैक्सिमली रीएब्जॉर्ब होके बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाता है। The concentration of urine, its ability to concentrate urine depends upon, अब डिपेंड करता है concentration of urine किस चीज़ के ऊपर? सबसे पहले तो लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले के ऊपर। अब हमारे पास जो किडनीज और जो नेफ्रॉन सिस्टम है ना, ये सब और एनिमल्स में, ह्यूमन में भी है, इसके अलावा मैमल्स में भी है, ठीक है, लेकिन जो लूप ऑफ हेनले है उसकी बेस पे हमारे पास डिफ़र कर रहा होता है। जैसे अगर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसमें लीस्ट रीएब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है, जैसे फिशेस वगैरह हैं, ठीक है, तो उसमें जो लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो बहुत शॉर्ट होता है और ग्लोमेरुलस बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है, ताकि वो मैक्सिमम फिल्ट्रेशन कर सके। फिल्ट्रेशन के थ्रू क्या है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा पानी जो पी रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा आइंस को फ़िल्टर आउट करे, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रेश वाटर है वहाँ पे आइंस की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत कम होता है, उसका लेंथ बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, वाटर पहले ही बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ज़रूरत किस चीज़ की है? मैक्सिमल फिल्ट्रेशन की ज़रूरत है। तो वहाँ पे जो बॉम एंड कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है वो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, बहुत हाईली क्वालिफाइड होता है, और लूप ऑफ हेनले जो है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनिमम होती है और जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कॉन्टीन्यूसली वो यूरिनेट करते रहते हैं। ग्रेडियंट ऑफ ऑस्मोलैरिटी, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, कैंगरू और रैट हैज़ वेरी लॉन्ग वन। कैंगरू और रैट का लॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि इनके पास वाटर अवेलेबिलिटी सबसे कम होती है, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ ऑस्मोलैरिटी, ग्रेडियंट ऑफ ऑस्मोलैरिटी का क्या मतलब है कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है, आया 1100 का है, 500 600 का है। ग्रेडियंट का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि क्या मतलब है इसका, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है कि आया ग्रेडियंट अगर बहुत ज़्यादा है तो तब यूरिनेशन का प्रोसेस मैक्सिमम होगा, और अगर ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस कम है तो फिर हमारे पास जो है वो कम से कम यूरिनेशन होती है। सॉल्ट ग्लैंड्स जो हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, मेरीन बर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे तो ये क्या करते हैं? एक्टिव सॉल्ट ट्रांसपोर्ट बाय सोडियम पोटेशियम पम्प्स एंड सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे हमारे पास जो 2 to 3 टाइम्स ब्लड ऑस्मोलैरिटी, मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होती है, ठीक है, वो 2 to 3 टाइम्स जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है उससे तकरीबन 2 या 3 गुना जो है वो होती है, उससे डबल होती है या ट्रिपल होती है। एल्डोस्टेरोन और एंटी डायरेटिक हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हमारे पास क्या है, इसका रोल क्या है? बेसिकली इसका रोल ये है कि ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है और रोल इसका क्या है? सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को
इंक्रीज़ करना। एंटी डायरेटिक हार्मोन है ADH है, इसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज़ होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। और इसको स्टिमुलेट कौन करता है? एंजियोटेंसिन 2 करता है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 और जो ब्लड प्रेशर है ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं कि हमारे पास कितना वेसोप्रेसिन या कितना ADH रिलीज़ होगा। इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन है। एंटी डायरेटिक का मतलब है, डायरेटिक का मतलब है डाइल्यूट यूरिन, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिनेशन करना। एंटी डायरेटिक लीस्ट यूरिनेशन करना, ठीक है। तो लीस्ट यूरिनेशन का मतलब है इंक्रीज्ड वाटर रीएब्जॉर्प्शन। एट्रियल नाट्रियोरेटिक पेप्टाइड ANP, ये हमारे पास कहाँ से रिलीज होता है? दिस इज बेसिकली रिलीज्ड फ्रॉम द एट्रियम इन रिस्पॉन्स टू प्रेशर। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसके रिस्पॉन्ड में ANP जो है वो रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि ये रेनिन की रिलीज को इनहिबिट करेगा और ADH टू इंक्रीज यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो उसके रिस्पॉन्स में रेनिन जो है वो फिर रिलीज़ नहीं होता, बल्कि ADH रिलीज़ होता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक या ऑपोजिट हैं। तो ADH को क्यों रिलीज़ कर रहा है? ताकि हमारे पास यूरिन प्रोडक्शन को जो है जो हमारे पास ANP रिलीज़ हो रहा है, तो ANP बेसिकली क्या कर रहा है? रेनिन को इनहिबिट कर रहा है। और ADH को, रेनिन और ADH बेसिकली क्या कर रहे हैं? रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करते हैं, मैक्सिमल रीएब्जॉर्प्शन में। लेकिन पीछे से जो स्टिमुलस आ रहा है वो इतना हाई आ रहा है कि हमारे पास रेनिन और ADH की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टिन्यूस यूरिनेशन की ज़रूरत है, ताकि जो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाए। काउंटर करंट मल्टीप्लायर है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर का क्या मतलब है कि हमने जब नेफ्रॉन सिस्टम देखा तो नेफ्रॉन सिस्टम के साथ साथ ब्लड वेजल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड वेजल्स मूव कर रहे हैं तो इन दोनों के दरमियान काउंटर करंट मैकेनिज़्म जो है वो मौजूद होता है। अगर ब्लड से एक चीज़ जो है वो नेफ्रॉन में जा रही है तो नेफ्रॉन उसके एक चीज़ जो है वो ब्लड में भी जा रही है, ठीक है। और हमेशा जो है वो ऑपोजिट मूव करते हैं। एक्टिव कहाँ पे होती है? लूप विद एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स बिटवीन द आर्म लूप्स, ठीक है। ये आपके पास लूप ऑफ हेनले दिखाया हुआ और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमल जो है वो काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म अकर करता है और इट लीड्स टू द क्यूमुलेटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज। यहाँ पे हमारे पास जो काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है, इसके रिजल्ट में ओवरऑल जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? मोस्टली यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है और कांस्टेंट फ्लो इनटू द लूप। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर होती हैं अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म अकर करना है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी और दूसरा कांस्टेंट फ्लो होगा टुवर्ड्स द लूप, तभी ये मैकेनिज्म अकर करेगा, अदरवाइज नहीं अकर कर सकता। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग द एंटायर आर्म इज़ ग्रेटर देन बिटवीन द आर्म्स। क्या मतलब है इसका? कि हमारे पास जो पूरा आर्म है, मतलब वो जो लूप आपके पास दिखाया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है दैट इज़ ग्रेटर देन बिटवीन द आर्म्स। पैसिव सिस्टम हमारे पास क्या करता है? रिड्यूस करता है ग्रेडियंट को और रिड्यूसिंग हीट लॉस टू द हीट सिंक, मतलब हमेशा कोल्ड हीट जो है वो रिलीज होती है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। किडनी में कैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो अकर कर सकता है? यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्ट अकर करती है, ठीक है, इंक्रीज्ड ऑस्मोलरिटी और लो वाटर परमिएबिलिटी की वजह से। ये आपके पास लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट दिखाया हुआ है। ऑस्मोटिक पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अकर करती है, लो सोडियम क्लोराइड और यूरिया की परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ यूरिया जो है वो अकर करेगा ओनली प्लेस विद हाई यूरिया परमिएबिलिटी। हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन ऑफ यूरिया सिर्फ तभी अकर कर सकता है। पैसिव डिफ्यूजन ऑफ यूरिया को आपको कहाँ पे दिखाया हुआ है? ये जो डॉटेड रेड एरो दिखाया हुआ है, बेसिकली दिस इज शोइंग द पैसिव डिफ्यूजन ऑफ यूरिया। और उसके बाद ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर है। ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर का क्या मतलब है? कि यहाँ पे हमारे पास हाई ऑस्मोलरिटी फिल्ट्रेट जो है वो रिलीज़ होता है और हाई ऑस्मोलरिटी मतलब उसमें वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और बॉटम ऑफ द लूप पे जो है वो कंसनट्रेटेड होके जाता है। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट, लो वाटर परमिएबिलिटी। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट हमारे पास तभी अकर करेगी जब वाटर की परमिएबिलिटी लीस्ट होगी, ठीक है। एंड इट प्रोड्यूस लो ऑस्मोलरिटी फिल्ट्रेट एट द टॉप ऑफ द लूप। ओवरऑल इफेक्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। ये सारे मैकेनिज्म्स क्यों हो रहे हैं? ताकि हमारे पास मैक्सिमल आयंस और मैक्सिमल वाटर रीएब्जॉर्ब हो और
कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो मिनिमम से मिनिमम हो। काउंटर करंट में वेज़ा रेक्टा का क्या रोल है? वेज़ा रेक्टा इज़ बेसिकली जो लूप ऑफ हेनले के साथ जो ब्लड वेजल्स यू शेप में आ जाते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास कहलाता है वेज़ा रेक्टा, और ये बिल्कुल पैरेलल टू लूप होता है, ठीक है। यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज़्म अकर करता है। काउंटर करंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास हमेशा जो है, अगर लूप ऑफ हेनले में मूवमेंट जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड हो रही है, अगर यहाँ पे आपको जो एरो नज़र आ रहे हैं वो आपको शो कर रहे हैं कि वाइट एरोज़ जो हैं वो डाउनवर्ड आ रहे हैं, ठीक है, और अगर आप ब्लड वेसल में देखें तो रेड एरोज़ बिल्कुल उसके ऑपोजिट मूव करें। तो काउंटर करंट का मतलब ही क्या है कि दोनों में डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट होती है। दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म प्ले अ वेरी की रोल इन मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग ब्लड फ्लो विदाउट डिस्टरप्टिंग द ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट, ठीक है। यूरिन प्रोडक्शन समरी, अब इसको अगर हम समराइज़ करें तो समरी में हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो कंटेंट्स होंगे उसमें जो यूरिन का कंटेंट होगा उसमें वाटर होगा, यूरिया है, सोडियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम क्लोराइड है, फॉस्फेट्स एटसेट्रा हैं, और यहाँ पे हमारे पास या तो कलर और उसका जो ऑर्डर है, ठीक है, जो यूरिन का वो डिपेंड करता है कि डाइट कौन सी ली गई है, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो किस अमाउंट में ली गई है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें वाटर का कंटेंट भी चेंज होगा। प्रोसेस ये पूरे प्रोसेस को अगर हम समराइज़ करें तो हमारे पास इसके प्रोसेस में क्या होता है कि इट्स फिल्टर आउट एवरीथिंग एंड टेक बैक व्हाट इज़ वर्थ कीपिंग, मींस कि जितनी भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो बॉडी को वापस कर दी जाती हैं, और जो अननेसेसरी होती हैं वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाती हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट मैक्सिमल अगर करती है, और सिक्रीशन ऑफ एडिशनल अनवांटेड सब्सटेंसेस, इसमें मतलब अगर बॉडी में कोई एक्स्ट्रा अननेसेसरी सब्सटेंसेस हैं तो वो भी इसमें इंट्रोड्यूस करा दी जाती हैं यूरिन में, ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएं।